कि इंग्लिश हमारा वीक है, अब इंग्लिश भी आसान होगा। और यकीन रख मेरे दोस्त, एक दिन टॉपर लिस्ट में न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आपका नाम होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हम तो स्कूल में फर्स्ट नहीं आते, तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर क्या आएंगे? अरे यही कॉन्फिडेंस, यही लो कॉन्फिडेंस आप लोगों को नीचे गिरा रही है। वैसे आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 12 में है और 2026 में जिनको इंग्लिश का पेपर देना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी इंग्लिश में मुझे कुछ भी नहीं आता। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इंग्लिश ग्रामर पर वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा आज पूरे इंग्लिश ग्रामर को एक ही वीडियो में पढ़ा दिया जाए। तो आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में। आज का वीडियो अगर आपने देख लिया 25 नंबर आपका इंग्लिश में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर पूरे के पूरे 25 नंबर का आता है। और अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो भी कैसे आप इन क्वेश्चन का आंसर देंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। थोड़ा सा टाइम निकालकर 15-20 मिनट बस ये वीडियो ध्यान से देख लो। पूरा सेक्शन सी सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी इंग्लिश के टीचर से जाकर पूछ लेना कि जो शुभम सर क्वेश्चन बता रहे हैं क्या आएंगे, वो भी कहेंगे भाई बिल्कुल आएगा। तो देखो आपका जब सेक्शन सी पेपर में आता है ना तो कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। सबसे पहले आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिंटैक्स, सिनोनिम्स ये सब रहेगा। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन ये सारे टॉपिक दिए जाएंगे। ठीक है, सिंटैक्स, होमोफोन्स। तो देखो सबको इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपको देता रहूं। और टोटल टारगेट है 1000 लाइक का। अगर आपने 1000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा दिया भैया, मैं इस बार आग लगवा दूंगा बोर्ड एग्जाम में। अरे मतलब छप्पर फाड़ के नंबर बरसेंगे। देखो चौथा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। देखो ध्यान से, जैसे ए वाला क्वेश्चन है जो कि आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस सबको पढ़ेंगे। देखो ए वाला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में बोले तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो वन हु जो एबंडेंस त्याग करता है, हिज रिलीजियस फेथ अपने धार्मिक विश्वास को, इज है मतलब जो अपने धार्मिक विश्वास का त्याग करता है वो क्या कहलाता है एक शब्द में? एथिस्ट मतलब नास्तिक, एपोस्टेट धर्म त्यागी, या इनफिडेल, इनफिडेल का मतलब होता है बेवफा, या फिर ऑप्टिमिस्ट निराशावादी। अरे भैया वो कहलाता है एपोस्टेट मतलब धर्म त्यागी। जो अपने धार्मिक विश्वास का त्याग करता हो वो धर्म त्यागी ही तो होगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में समझ में आ रहा है दूसरा, देखो बी वाला देखो क्या है। देखो जैसा आपका पेपर आता है सेक्शन सी पूरा एज इट इज मैं वैसे ही बताऊंगा आज। ठीक है, देखो द फ्रेज पुल ए फास्ट वंस मींस, पुल ए फास्ट वंस फ्रेज का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है वो आपको बताना है। देखो ध्यान से, फर्स्ट है टू पुल फोर्सफुली, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसका मीनिंग बताना है। तो टू पुल फोर्सफुली यानी कि बलपूर्वक खींचना। टू पुल समवन हु इज फास्ट, किसी तेज गति वाले को खींचना। टू डिसीव धोखा देना, या टू लिफ्ट ये हैवी लोड भारी भार उठाना। तो इसका राइट आंसर जो होगा पुल ए फास्ट वन का जो मीनिंग होगा वो टू डिसीव यानी कि धोखा देना होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको सही आंसर चूज करके लिखना है। नहीं आ रहा है भैया तो आप कोई भी ऑप्शन टिक कर दो, यही एक तरीका ही है। और मैं क्या बताऊं, इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ लो, सपोर्ट करते रहो अपने शुभम सर को। ऐसे ऐसे वीडियो दे देंगे ना कि फिर इंग्लिश में तो 100 में 95 प्लस लेकर आओगे। चलो सी वाला देखो बच्चों, सी द सिनोनिम ऑफ अलाउ इज, अलाउ का सिनोनिम क्या होगा? अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, इसका सिनोनिम क्या होगा? या आज्ञा देना। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। ठीक है, जैसे वर्ड तो अलग अलग होंगे लेकिन उनके मीनिंग सेम होंगे। देखो ध्यान से, एडमिट, एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना।
परमिट, परमिट का मतलब आज्ञा देना या अनुमति देना। सबमिट का मतलब जमा करना। कमिट का मतलब होता है सौंपना। तो इसका राइट आंसर होगा परमिट। परमिट का मतलब भी आज्ञा देना या अनुमति देना, और अलाउ का मतलब भी आज्ञा देना या अनुमति देना। दोनों का मीनिंग सेम है, वर्ड अलग अलग हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं भैया। डी वाला क्वेश्चन देखो। डी ये है सिंटैक्स। देखो ध्यान से, आई प्रीफर ए पेंसिल देन ए पेंसिल। ठीक है, यानी कि यहां पे कहा जा रहा मुझे पेंसिल की बजाय पेन पसंद है। इसमें गलती कहां है? देखो सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंस में गलती होगी, सही करके लिखो। ठीक है, देखो लिखा है व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में कहां गलती है? प्रीफर में गलती है, पेन में, देन में या पेंसिल में? भैया देन नहीं रहेगा यहां पे। आई प्रीफर ए पेन टू ए पेंसिल, टू लगा देंगे, देन नहीं रहेगा। ठीक है, तो देन में यहां पे गलती है। चलो अगला देखते हैं बच्चों। देखो थर्ड ऑप्शन ज्यादा सही हो रहा है भैया, यानी कि थर्ड में है कुछ जादू। तो थर्ड ऑप्शन ज्यादा टिक करना अगर नहीं आता तो। देखो ई द एंटोनिम ऑफ गेदर इज, गेदर का एंटोनिम क्या होगा? गेदर का मतलब इकट्ठा करना। इसका विलोम शब्द क्या होगा? एंटोनिम का मतलब विपरीतार्थक शब्द, जैसे ईमानदार का बेईमान, वैसे ही। ठीक है, तो गेदर का मतलब इकट्ठा करना, टूगेदर का मतलब एक साथ, अदर का मतलब अन्य, स्कैटर का मतलब तितर बितर करना या छीछा लेदर करना। ठीक है, और बोदर का मतलब परेशान करना। भैया गेदर का एंटोनिम होगा स्कैटर। गेदर का मतलब इकट्ठा करना और स्कैटर का मतलब तितर बितर करना, छीछा लेदर कर देना। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर आपको मिलेंगे। मैंने 5 तो बता दिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन बता दूं आपको, ताकि उससे बाहर आए ही ना, तो आप कमेंट में लिख देना मोर क्वेश्चंस। ठीक है, मैं वीडियो ले आऊंगा, टेंशन फ्री रहो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप चलते हैं और देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। तो देखिए स्टूडेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है? देखो सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे 10 नंबर के, उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, होमोफोन्स दिए जाएंगे। सिंटैक्स भैया 4 नंबर का आता है, 2 ऑब्जेक्टिव में और 2 इसमें, 4 नंबर। ठीक है, तो देखो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, 2 नंबर का भैया। मतलब ये डायरेक्ट नरेशन आपको दिया गया है 2, करना एक ही है, सब में 2-2 दिए जाएंगे, करना एक ही है। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। देखो ध्यान से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहन सैड, रोहन ने कहा आई शैल गिव यू ये 100 रुपी नोट नाउ, मैं तुम्हें अभी 100 रुपए का नोट दूंगा। तो रोहन ने किससे कहा? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, यहां पे मी छिपा है। रोहन ने मुझसे कहा मैं तुम्हें अभी 100 रुपए का नोट दूंगा, तो यहां पे मी छिपा है, आपको मी को बाहर निकालना है। नहीं निकालोगे तो जो यू यहां पे दिया गया है ना, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको ऑब्जेक्ट से चेंज करना होगा। अब जब आप ऑब्जेक्ट को बाहर नहीं निकालोगे कैसे चेंज होगा? मी यहां पे छिपा है। देखो रोहन ने मुझसे कहा मैं तुम्हें 100 रुपए का नोट दूंगा, तो देखो यहां पे लिखेंगे। देखो ध्यान से, ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है ये। ठीक है, ये इंपेरेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ऑप्टेटिव नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस है, ना तो एक्सक्लेमेटरी है, ये असर्टिव है। तो रोहन, रोहन ही रहेगा। सैड के स्थान पर हम टोल्ड लिख देंगे भैया, क्योंकि मी छिपा है, तो रोहन टोल्ड मी हो जाएगा, रोहन टोल्ड मी। ठीक है, बीच में कंजक्शन डैट का यूज करेंगे हम लोग, डैट। ठीक है, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है, ये सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट है रोहन, तो रोहन का सब्जेक्टिव केस हम ही लेंगे क्योंकि ये पुरुष हैं, तो दैट ही। ठीक है, सैल था, सैल बिल जो है शुड उड में बदल जाता है, तो ही इसके साथ बिल लगेगा तो उड हो जाएगा, ही उड। ठीक है, गिव आपका गिव ही रहेगा। यहां पे देखो यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, अब ऑब्जेक्ट मी है। अब आप मी को बाहर नहीं निकालते तो कैसे चेंज करते? तो यू बदलेगा मी से तो मी हो जाएगा, मी ए 100, ठीक है, रुपी, रुपी नोट, नाव बदल जाएगा देन में, नाव हमेशा देन में बदलता है। बस ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देखो रोहन टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी ये 100 रुपी नोट देन। ठीक है, बस काम खत्म।
चलो भैया दूसरा देखो, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा डू नॉट इंटर द क्लास, क्लास में प्रवेश मत करो, कक्षा में प्रवेश मत करो। ये कौन सा सेंटेंस है? डू नॉट इंटर द क्लास, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। देखो आदेश दिया जा रहा है, मना किया जा रहा है यहां पे, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस में हम सेंटेंस के भाव के अनुसार सेड टू के जगह पर लगाएंगे। देखो द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, बच्चों से कहा डू नॉट इंटर द क्लास, क्लास में प्रवेश मत करो। यहां पे मना किया जा रहा है तो फॉरवर्ड लगा देंगे। देखो द प्रिंसिपल ठीक है, सैड टू के स्थान पर फॉरवर्ड लगा देंगे क्योंकि मना किया जा रहा है। अगर रिक्वेस्ट किया जाता तो हम रिक्वेस्टेड लगा देते, ऑर्डर दिया जाता ऑर्डर लगा देते, सजेस्ट किया जाता सजेस्टेड लगा देते। ठीक है, अब मना किया जा रहा है तो फॉरवर्ड द बॉयज। ठीक है, अब देखो नॉट टू रहना चाहिए, लेकिन यहां पे नॉट नहीं लगेगा। याद रखना, अगर आपने फॉरवर्ड का यूज कर दिया तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, यहां पे नॉट मत लगाइएगा, टू डायरेक्ट। ठीक है, फॉरवर्ड लगाना तो नॉट मत लगाना। टू इंटर द क्लास, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग टू का यूज करते हैं। अब कहीं कहीं नॉट टू आपको मिलेगा, लेकिन अगर फॉरवर्ड का आप यूज करेंगे तो नॉट नहीं लगाना है। अगर रिक्वेस्टेड होता और नॉट लगाना होता तो नॉट टू लिखते। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सिंथेसिस को देखेंगे। चलो अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट हमारा है बच्चों सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। देखो कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको दो में से एक ही करना है, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चाहे सिंथेसिस हो। अब यहां पे दो सेंटेंस दिए गए, दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, लेकिन मीनिंग ना बदले। जैसे देखो यू सेंट मी ए बॉय यस्टरडे, तुमने कल मेरे पास एक लड़का भेजा था। आई एम इंप्रेस्ड विथ हिम, मैं उससे इंप्रेस हूं। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। देखो दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस आपका ये हो गया, दूसरा सेंटेंस आपका ये हो गया। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो यहां पे लिखेंगे आई एम इंप्रेस्ड द बॉय whom, ठीक है, whom जिसको, whom you sent me, I am impressed with the boy कर दीजिएगा, यहां पे with लगा दीजिएगा। ठीक है, I am impressed with the boy whom you sent me yesterday, you sent me यस्टरडे। देखो यहां पे whom लग गया तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल चुका है। ऊपर क्या था, मीनिंग सेम रहे, यू सेंट मी ए बॉय यस्टरडे, तुमने कल मेरे पास एक लड़का भेजा, आई एम इंप्रेस्ड विथ हिम, मैं उससे इंप्रेस्ड हूं। तो देखो मैंने क्या लिखा, आई एम इंप्रेस्ड विथ द बॉय, मैं उस लड़के से इंप्रेस हूं, whom यू सेंट मी यस्टरडे, जिसको तुमने कल मेरे पास भेजा था। सेम मीनिंग है, बस मैंने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दिया है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, दूसरा देखो, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही डिड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हुआ। इसको कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। मतलब ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कड़ी मेहनत की, ही डिड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हुआ। तो इसको कुछ ऐसे लिख देंगे, देखो ही वर्कड हार्ड but he did not succeed। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, देखो he worked hard but he did not succeed, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। बस ये हो गया भाई, कंपाउंड सेंटेंस में बदल चुका है। तो ऐसे ही आपको दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, बट उसका मीनिंग ना बदले, ये ध्यान दें। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम। अगला देखो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। उसी तरह है लगभग, बस आपको सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना, जो ब्रैकेट में दिया गया है ना उसी में आपको ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे देखो ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, 2 नंबर देखो ध्यान से। फर्स्ट है ही कुड रीड द इंग्लिश बुक,
वो इंग्लिश की किताब को पढ़ सकता था। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो क्या करना है, देखो कुड आ गया तो कुड भी लिख देंगे पैसिव वॉइस में, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वो इंग्लिश की किताब को पढ़ सकता था। कौन पढ़ सकता था? वो ही जो है सब्जेक्ट होगा। किसको पढ़ सकता था? इंग्लिश की किताब को, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। द इंग्लिश बुक जो है ऑब्जेक्ट होगा। और पैसिव वॉइस में हम पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो देखो यहां पे लिखेंगे द इंग्लिश बुक, द इंग्लिश बुक, ठीक है। यहां पे कुड लगा है तो कुड तो रहेगा ही भैया, ठीक है, कुड और इसके साथ बी लग जाएगा, कुड बी रीड, आपका रीड ही रहेगा, रीड। बाई लगाकर आप सब्जेक्ट लिख देना, बाई ही के जगह पर हिम कर देंगे, बाई हिम, ठीक है। तो द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाई हिम, बस सही है। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, सिंपल है। चलो दूसरा, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई भारत का सबसे अच्छा शहर है। हमको भी पता है भाई माया नगरी है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, ठीक है। तो लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, नो अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई, इज बेटर देन मुंबई मुझको जम गई, ठीक है, बस हो गया। नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई, बेटर लग गया मतलब ये कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। 3 डिग्रियां होती है, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सुपरलेटिव डिग्री में था, हमने कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। मुंबई भारत का सबसे अच्छा शहर है, कॉम्परेटिव में क्या हुआ, नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई। कोई भी शहर भारत में मुंबई जितना अच्छा नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है और ये कॉम्परेटिव में बदला जा चुका है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फटाफट ले लो बच्चों। चलो अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट सिंटैक्स पे आ जाओ बच्चा वाड़ी। सिंटैक्स, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 2 नंबर, बस सेंटेंस को सही करना है। सिंटैक्स आपके ग्रामर में पूरे 4 नंबर का आता है, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर ऐसे। तो इसको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। देखो सन राइजेज इन ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। अरे भैया बिल्कुल गलत है, इसमें दावा लगा ही नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ऐसे लिखेंगे, ये सही है। मतलब द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन के आगे द लगा दो, ईस्ट के आगे द लगा दो, काम खत्म हो गया। दूसरा, द बेक्स ऑफ सिन आर डेथ, यानी कि पाप का फल मृत्यु है, तो गलत है भैया। द वेक्स ऑफ सिन इज डेथ रहेगा, इज डेथ, यानी कि पाप का फल मृत्यु है। आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। ये मत समझो कि बेक्स में यस लगा है तो आर लगेगा, नहीं भैया, रूल है, रूल पढ़े हो तो सब पता है। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, तुरंत लो। चलो अगला, नेक्स्ट बच्चों आ चुका है होमोफोन्स। होमोफोन्स भाई आपको सेंटेंस में यूज करना होता है। जैसे देखो ई, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। आपको इन सेंटेंसेस को यूज करना ताकि इसके मीनिंग क्लियर हो भाई, दिखने में भाई भाई लग रहे हैं। देखो फर्स्ट है गेट, गेट, इसमें GAIT है, उसमें GATE है, लेकिन पढ़ने में सेम है। लॉस, लूज, ठीक है, थोड़ा भाई भाई लग रहे हैं, लेकिन इसको सेंटेंस में यूज करो ताकि इसका मीनिंग क्लियर हो। देखो इस गेट का मतलब होता है गति। देखो आल स्टीयर एट हर गेट, ठीक है, सभी उसकी गति को घूरते हैं, तो यहां पे गेट आपका यूज हो गया। दूसरा गेट का मतलब दरवाजा या द्वार। देखो प्लीज एंटर बाय दिस गेट, कृपया इस द्वार से प्रवेश करें, इस दरवाजे से प्रवेश करें। तो सेंटेंस में यूज करके इसका मीनिंग क्लियर कर देना। दूसरा देखो लॉस मतलब हानि, आई एम अनेबल टू बियर दिस हैवी लॉस, मैं इस भारी हानि को सहने में असमर्थ हूं। बियर का मतलब सहना,
ठीक है, अनेबल मतलब असमर्थ। दूसरा है लूज, लूज का मतलब ढीला, लूज ड्रेस इज ऑलवेज कंफर्टेबल, यानी कि ढीले ड्रेस हमेशा आरामदायक होते हैं। बस हो गया होमोफोन्स भी समझ में आ रहा है, समझ में आ गया ये आपका होमोफोन्स। कुछ नहीं करना है, बस दोनों सेम सेम दिखने वाले रहेंगे, उसको सेंटेंस में यूज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो 20 नंबर के टॉपिक हमने कवर कर लिए। देखो 10 नंबर ऑब्जेक्टिव का हो गया, 2 नंबर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 2 नंबर का सिंथेसिस, 2 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन, 2 नंबर का सिंटैक्स, 2 नंबर का होमोफोन्स। 20 नंबर टोटल आपके कंप्लीट हो गए। लेकिन सेक्शन सी तो 25 नंबर का आता है। 5 नंबर का आता है बच्चों हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिखना है सर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पर वीडियो बनाओ, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। उसके लिए स्पेशल ट्रिक आपको बताना होगा। क्यों? क्योंकि भाई हिंदी वाले पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बिना पढ़े कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आप लोग कमेंट कीजिए, मैं वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, तो 25 नंबर का सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन डी पे चले तो स्टूडेंट फाइनली आज का वीडियो भी हमारा यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको कहा था कि मैं पूरा सेक्शन सी एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा और मैंने पढ़ाया भी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके इंग्लिश को आसान बनाने का काम हम करेंगे, बस आप लोग हमको फॉलो किए रहना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।